समझाते हैं। आज बच्चों इस पूरे के पूरे वीडियो में जो भी नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इन सारे के सारे नरेशन के रूल्स को हम आपको एक ही बार में समझाएंगे। तो आज का ये वीडियो बच्चों आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस वीडियो को नहीं पढ़ा और इसमें मैंने जो भी स्क्रीनशॉट्स लेने को बताए और उनको कॉपी पे नोट डाउन करने को बताए, अगर आपने ऐसा नहीं किया और उनको याद नहीं किया तो आने वाली जो वीडियोस हैं आपको जो मिनिमम 5 या 6 मिलेंगी आपको पढ़ने को, उसमें आपको असर्टिव सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बताए जाएंगे, इंटेरोगेटिव को बदलना बताया जाएगा, इंपरेटिव को, ऑप्टेटिव को और एक्सक्लेमेटरी को। उनको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए पहले इस फर्स्ट वीडियो को, फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें कि मैंने कॉमन यूजेस को, कॉमन चेंजेस को बताया है, उनको आप याद करें, उनको लिखें और अच्छे से तैयार करें। हेलो स्टूडेंट, आई एम आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो बच्चों, टॉपिक है हमारा नरेशन। क्या होता है नरेशन? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बच्चों। नरेशन मीन्स जो होता है वो होता है कथन। कथन यानी कि किसी वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है उस बात को कथन कहते हैं। इट मीन्स जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारे द्वारा जो बात बोली गई होती है, तो हमारे ये वो बात जो बोली गई है उसका कंटेंट ही नरेशन यानी कि कथन कहलाता है। नरेशन को दूसरे शब्दों में भी जानते हैं जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को लोग कह दिया करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन सही यही होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जबकि पूरा हुआ डायरेक्ट स्पीच जो सामने लिखा हुआ है और इनडायरेक्ट स्पीच ये सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों, नरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों सेम थिंग है, दोनों में आपको सेम चीज़ें पढ़नी हैं क्योंकि दोनों एक ही होती ही हैं। चलिए, सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि नरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तो सेम होती हैं, बट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमको जो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको समझना है। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं। हम आपको 2 मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कि हम आपको समझाएंगे जो डेफिनेशन के आधार पर है, उसके बाद हम अपना देसी अंदाज इस्तेमाल करेंगे आपको समझाने के लिए कि आखिर डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर क्या है। और पूरी सटीक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें और इसको लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसे स्किप ना करें अगर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखना चाहते हैं तो बच्चों, डायरेक्ट स्पीच को आप स्पीच को नरेशन भी कह सकते हैं, यानी कि जो स्पीच का मीनिंग होता है वही नरेशन का मीनिंग होता है। दोनों का मीनिंग होता है कथन, यानी कि बोली गई कोई बात, यानी कि भाषण। कथन या भाषण थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर इधर से हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो स्पीच और नरेशन दोनों एक ही बातें हुई, ठीक। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए पहले अंतर समझ लेते हैं डेफिनेशन के आधार पर। डेफिनेशन के आधार पर मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। दोबारा सुने, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि वक्ता क्या होता है। वक्ता होता है स्पीकर, बात को कहने वाला। जो बात को कहने वाला व्यक्ति होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस समय मैं बातों को कह रहा हूं आपके सामने, मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया जो भी मैटर है, कंटेंट है, ये क्या है? मेरा कथन है। तो इस कथन को आपने सुना और सुनने के बाद आप किसी और स्टूडेंट को जाकर बतलाएं। तो जब आप किसी और स्टूडेंट को जाकर बतलाएंगे तो ये 2 प्रकार के कथन बनेंगे। इसमें आप हो सकता है कि आप उसे डायरेक्ट स्पीच के तौर पर यूज करें, यानी कि ऐसा कथन जो प्रत्यक्ष कथन हो। डायरेक्ट स्पीच का जो हिंदी अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। या फिर आप जाकर उसको
अप्रत्यक्ष कथन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर बताएं। तो इसीलिए कहा गया वक्ता के द्वारा कही गई बात को, यानी कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों अर्थात सेम टू सेम किसी दूसरे के आगे प्रस्तुत करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है या प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन सुने। वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर उसमें फेर बदल कर दिया जाए, हेर फेर कर दिया जाए या अपने शब्दों में कह दिया जाए परंतु उसका अर्थ ना बदले। दोबारा सुने, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों यानी कि सेम टू सेम ना कहकर उसमें फेर बदल कर दिया जाए, हेर फेर कर दिया जाए, बट उसका अर्थ ना बदले, अर्थ सेम रहे, शब्दों का हेर फेर कर दिया जाए, तो ऐसे कथन को इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आई तो मैं आपको थोड़ा देसी तरीका इस्तेमाल करके बताता हूं। देसी तरीका ये कि सपोज आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक है साहिल और एक है अमन। ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई चर्चा होती है। सपोज चर्चा कुछ भी हो सकती है। सपोज इन्होंने उनसे इनके हाल चाल पूछे और कहा इनसे हाउ आर यू। तो बच्चों ये जो लाइन है, चाहे एक लाइन हो, चाहे 1000 हो, 10 हो, 50 हो, जितनी भी हो, इनके द्वारा जो बोली गई बात है वो इनका कथन है। तो इनका ये कथन है, ठीक है। तो इनके इस प्रश्न रूपी कथन से इन्होंने जो आंसर दिया तो क्या इन्होंने दिया, आई एम फाइन। ये जो बच्चों दूसरा सेंटेंस है ये अमन का कथन है। साहिल का कथन हाउ आर यू, अमन का कथन आई एम फाइन। तो दोनों के एक एक कथन है और कथन में एक लाइन भी हो सकती है, 10, 20, 50 और 1000 लाइनें भी हो सकती हैं। तो इन दोनों लोगों के ये कथन है। अब देखिएगा, किसी अगले व्यक्ति ने जिसका कि नाम है रमेश ने, तो अब यहां पर कुछ चीजें समझने वाली हैं। और यहां पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है रोहित। जब इन दोनों लोगों के कथन हो रहे थे तो इनके कथन को रमेश ने सुना था और रमेश ने आकर रोहित को आकर इनके बीच में जो कथन का एक्सचेंज हुआ था, आदान प्रदान, उसको आकर बतलाया। तो जब रमेश रोहित को आकर इनके बीच में हुए कथन को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, तो देखो दो मेथड से बताएंगे। एक होगा डायरेक्ट स्पीच और एक होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो रमेश जो है साहिल और अमन के बीच में जो हुए कथन है उनको शेयर कर रहा है रोहित से। तो रोहित से शेयर करेगा तो दो मेथड होंगे। तो मेथड नंबर 1 जो कि डायरेक्ट स्पीच और मेथड नंबर 2 जो कि इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप देखिएगा कि रमेश जब रोहित को इन दोनों के बीच में हुए कथन को जब सेम टू सेम बताएगा, जब सेम टू सेम बताएगा तो वो क्या कहलाएगा, नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, और उसमें चेंजमेंट कर देगा तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। चेंजमेंट तो करता है परंतु अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ सेम रहता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये रमेश क्या करेगा, रोहित को बताएगा, क्या बताएगा, साहिल सैड टू अमन। अब आप सोचेंगे ये कहां से आया। अरे बच्चों अगर ये दो लाइनें अगर ये इसको बताएगा तो यही नहीं समझ में आएगी किसने किससे कहा और किस लिए कहा। तो इसलिए बतलाना पड़ेगा। रमेश कह रहा है कि मैंने अपने कानों से सुना था। क्या सुना था, कि साहिल ने अमन से कहा था। क्या कहा था, तो देखो साहिल सैड टू अमन, साहिल ने अमन से कहा था। तो साहिल सैड टू अमन, साहिल ने अमन से कहा। क्या कहा, तो उसे लिखेंगे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करके। तो क्या कहा था, हाउ आर यू। तो हमने लिखा हाउ आर यू।
जगह कम होने के कारण बच्चों ये वाला जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ताकि वो अच्छा लगे। जबकि आप जानते हैं कि कॉमा लगने के बाद ये वाला सेंटेंस कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। तो स्पेस ना होने के कारण मैंने यहाँ पर लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं समझ सक रहे, आप कंफ्यूज हो रहे, तो मैं वहीं पे सीधा सीधा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ आर यू, इस तरह से। तो आप देखें, अपने खुद अपनी आंखों से देखें कि रमेश ने इन दोनों के बीच में हुई बात को सेम टू सेम बतलाया है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। तो ये नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच है। और सेम टू सेम क्या है, ये देखो, हाउ आर यू सेम टू सेम, इस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये जो सेम टू सेम कथन बताया, इस कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये कथन बढ़ गया, क्योंकि अगर बच्चों ये ना बढ़ाते तो पता नहीं चलता कि किसने किससे क्या कहा या क्या पूछा। तो इसलिए ये जो कथन बढ़ जाता है बताने के दौरान, तो इस कथन को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, इन सभी की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच कथन है, जबकि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कथन है। रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें ये रिपोर्ट दी जा रही है कि कौन किससे क्या कह रहा है, और जबकि रिपोर्टेड स्पीच क्या कहा गया, रिपोर्टेड स्पीच क्या कहा गया, क्या कथन दिया गया। तो इस तरह से बच्चों, जिसमें इस तरह से साइड दिया हो और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस क्लोज किया गया हो, ऐसे कथन को आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब रमेश इसी बात को सेम टू सेम, जैसे इसमें कहा हाउ आर यू ना कहकर अपने शब्दों में कहेगा, हेर फेर करके, तब्दीली करके कहेगा, परंतु मीनिंग नहीं बदलेगा, अर्थ सेम रहेगा, तब कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो कैसे? अब ये कहेगा कि साहिल, अब आप यहां पर देखें, साहिल ने हाउ आर यू कहा था, इसका मतलब साहिल ने पूछा था। साहिल ने इस कथन हाउ आर यू के माध्यम से अमन से पूछा था। तो इसलिए क्या कर देंगे, साहिल आस्क्ड अमन। यहां पे पूछा था, प्रश्न किया था, तो इसलिए साहिल आस्क्ड अमन। और क्या पूछा था, हाउ आर यू। तो देखो, हाउ आर यू को चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, अभी हम बताते हैं। हाउ ही वॉज, और कर दिया हाउ ही वॉज। अब ये क्यों हुआ, हाउ का तो हाउ रहा, क्योंकि इनको जोड़ रहे हैं। जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, वो किसी कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है, जो कि कंजक्शन यहाँ पर बन गया है हाउ। उसके बाद आप सोचेंगे यू की जगह पे ही कैसा हुआ, इसलिए हुआ, देखो, रमेश अमन को, या तो अमन कहेगा, अमन का नाम लेगा, तो यहां पर ही की जगह पर या तो आप लिखें अमन, हाउ अमन वॉज। चूंकि अमन हम यहां पर लिख चुके हैं, इसलिए अब हम अमन दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बता तो चुके हैं, बात चल रही है अमन की। तो इसलिए अमन की जगह पर अब हमने क्या लिख दिया, ही। तो ये जो अमन है और ये जो ही है, दोनों सेम है। और एक ही सेंटेंस में नाउन का यूज एक से अधिक बार नहीं करते। एक बार नाम का यूज कर लिया, उसकी जगह पर ही और शी का यूज करें, अगर प्लूरल है तो दे का यूज करें। तो इसलिए अमन ही है। अब आप सोचेंगे कि ये आर से वॉज कैसे हो गया, तो वॉज कुछ इस तरह से हुआ कि ये मान लो सपोज बात कही थी 10 PM पर, जब ये दोबारा डिस्कस हुई, ये हो चुके थे 12 PM। अब यहां से यहां तक का जो समय है वो क्या है, ये हो गया पास्ट, पीछे वाला समय हो गया पास्ट, और ये मौजूदा समय है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जब पास्ट की बात बताएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पास्ट। और चूंकि ये जो इज एम आर है वो प्रेजेंट है और इज एम आर का पास्ट होता है वाजवर, तो ये वाजवर हो गया, वो पास्ट हो गया। तो बच्चों, ये था सबसे मेरा सबसे पहला पॉइंट कि आपको ये समझना था कि नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि इनका यूज़ क्या है। यूज़ बच्चों ये है कि जब भी हम राइटिंग स्किल करें, चाहे हम रीडिंग करें बुक से, चाहे हम अपने डेली रूटीन में
स्पोकन लैंग्वेज का यूज़ करें, हम अंग्रेज़ी बोलें, इन सभी में अलग अलग लोग व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। किसी को डायरेक्ट स्पीच में बोलने की आदत होती है, किसी को इनडायरेक्ट स्पीच में, और किसी को दोनों का मिक्सर करने की ज़रूरत होती है। किन्हीं परिस्थितियों में डायरेक्ट स्पीच उचित रहता है तो किन्हीं परिस्थितियों में इनडायरेक्ट स्पीच उचित रहता है। कैसे, जरा देखें। जब आप ड्रामा पढ़ते हैं तो आप देखेंगे ड्रामा में कोई भी प्ले हो आपके सिलेबस में, जो प्ले आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, फॉर एन एग्जांपल इंटर में प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस और 10th में जो है सीबीएसई बोर्ड वालों का है जूलियस सीजर, तो वो है एक ड्रामा प्ले। तो जब प्ले होता है तो प्ले में डायरेक्ट स्पीच की ज़रूरत पड़ती है, तो डायरेक्ट स्पीच में बताया जाता है। जबकि आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। आप किसी पोएम का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। आप किसी पूछे गए क्वेश्चन का जब आंसर लिख रहे होते हैं तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे होते हैं। जब किसी की बात आप अपने शब्दों में बता रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे होते हैं। तो कहने का मतलब कि आप एक अच्छे इंग्लिश के नॉलेजर बनना चाहते हैं, एक अच्छे बुक रीडिंग करने वाले बनना चाहते हैं, एक अच्छी राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज को एकदम आप फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, इन सभी परिस्थितियों में आपको नरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और नरेशन में आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंसेस क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं, और कौन सी परिस्थिति में हमें कौन सा मेथड कि कब हमको डायरेक्ट स्पीच और कब हमको इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना चाहिए। तो ये बच्चों, ये सबसे पहला बेसिक रूल था जो आपको समझना था। इसको आप 1 से 2 बार आप रिपीट करके देखें, पर इसको समझ जरूर लें। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट को समझाने। अब हम अगला पॉइंट समझाते हैं। आज बच्चों इस पूरे के पूरे वीडियो में जो भी नरेशन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इन सारे के सारे नरेशन के रूल्स को हम आपको एक ही बार में समझाएंगे, जिसके कारण वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो घबराएं बिल्कुल नहीं। याद रखें कि कुछ भी जब अच्छा आप हासिल करते हैं तो उसमें मेहनत के साथ साथ समय भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अच्छी चीज़ थोड़ी मेहनत और मशक्क़त से ही मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और आपको जो है अब अगला रूल हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जब हम नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। उन कॉमन रूल्स में हमारा जो सबसे पहला रूल है वो है टेंस परिवर्तन। तो कॉमन रूल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेंस परिवर्तन, एक होता है कुछ निकटवर्ती शब्दों का परिवर्तन, प्रोनाउंस परिवर्तन। तो वो देखते, तो उनमें से सबसे पहला है टेंस परिवर्तन। ये जो है नंबर 1 है और ये किसके अंतर्गत आता है? कॉमन चेंजेस। बच्चों, कॉमन चेंजेस से मतलब ये है कि ये जो आज इस वीडियो में जो रूल्स बताए जा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के, ये कॉमन चेंजेस हैं। कॉमन चेंजेस ये कि हर प्रकार का जो भी सेंटेंस आएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, सभी में ये वाले रूल्स यूज़ किए जाएंगे। ये कॉमन है। आप यहाँ पर देखें क्या है? कॉमन चेंजेस। कॉमन चेंजेस जो सब पर कॉमन हो, यानी कि आप जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को बदलते हैं तो कई कैटेगरी के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, 5 कैटेगरीज के सेंटेंसेस आएंगे और सभी में जो चेंजेस करने के रूल्स होंगे वो अलग होंगे। बट ये जो रूल्स मैं आपको लिखा रहा हूं, जिसमें आपको मुझे 3 से 4 रूल लिखाने हैं, ये 3 से 4 रूल जो मैं आपको यहाँ पर इस पहले वीडियो में देने जा रहा हूँ, ये 4 वो रूल्स होंगे जो सभी में लागू होंगे। इसका मतलब ये कि सपोज सबसे पहली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की, तो हम अगर यहाँ पर हमारे कॉमन रूल्स 4 हैं तो हमको इन कॉमन रूल जो 4 हैं इन सब का यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर। और प्लस सपोज हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा और असर्टिव सेंटेंस में हमें 4 रूल और मिले, तो 4 ये कॉमन वाले हैं, 4 रूल ये कॉमन वाले हैं और फिर 4 रूल ये जो है असर्टिव वाले होंगे। तो इस तरीके से
असर्टिव और दोनों को मिलाकर 8 रूल होंगे, तब आपका कोई सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप बना पाएंगे और आप तब कैपेबल होंगे कि उन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सके। तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में देखना है। तो कॉमन चेंजेस में आपका पहला रूल है टेंस परिवर्तन, यानी कि जो टेंस होते हैं इनका भी परिवर्तन होता है। जब आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में टेंस परिवर्तन अलग सिस्टम से दिए रहते हैं, कुछ इस तरह से दिए रहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट है तो वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। इस तरीके से टेबल बनी रहती है टेंसेस को परिवर्तन करने की। बट मैंने यहाँ पर जो आपकी टेबल बनाई है बच्चों, वो बनाई है शॉर्ट ट्रिक से। मैंने ज़्यादा आपको याद करने का नहीं दिया है, उसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में दिया है और शॉर्ट ट्रिक में आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आपको सारे के सारे टेंसेस को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा टेंस किस में बदलता है, कौन सा यूज़ किस में बदल जाता है, ये सारी झंझट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक आप देखें। तो सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ये अलग है, ये बड़ा ही ईजी है, आसान है, इसको हम अलग कर दिए देते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में और ये इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वहाँ पर अगर कोई सेंटेंस दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में और उस रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच नहीं समझते हैं तो आप ये समझें, क्या समझें कि यदि कहीं पर जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सेंटेंस दिया रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पर ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज़ माय मदर। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है और डायरेक्ट स्पीच में ये वाला जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अभी हम आपको ये सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करके क्लासिफाइड करके हम आपको अच्छी तरीके से एक अभी लास्ट में इसके फिगर को बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन में जब हम पहुंचेंगे तब ये खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक छोटी सी झलक ताकि आप ये चीज़ समझ सकें। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये सेंटेंस जो होता है वो कॉमन चेंजेस रूल्स के मुताबिक कोई भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो उसको बदल दिया जाता है। तो अगर कभी इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर डायरेक्ट स्पीच में इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब दी रहे, मैंने आपको टेंसेस परिवर्तन में टेंस के आधार पर ना देकर हमने उनकी हेल्पिंग वर्ब के आधार पर रख दिया जो आपके लिए इजी और कंफर्टेबल रहेगी। तो कहने का मतलब ये कि डायरेक्ट स्पीच में इस वाले सेंटेंस में जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर कहीं पर फर्स्ट फॉर्म दी हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आप फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दें, आपका टेंस परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर सेकंड फॉर्म आई हो तो उसे हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बदल दें, आपका टेंस ऑटोमेटिक सही पहुंचेगा। आप चाहें तो टेंसेस की जो आपकी बुक में जो टेबल दी हो आप उसको देख सकते हैं, एकदम सुटेबल जाएगी। तो आप सेकंड फॉर्म आई हो तो उसे आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बदल दें, तो आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये चला गया पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट था जो चला गया पास्ट परफेक्ट में, ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, अगर किसी सेंटेंस में डू या डज आया हो और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हो, कौन सा सेंटेंस, ये वाला जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तो सिंपली डू और डज को आप बदल देंगे किस में, डिड में बदल देंगे। और जब डिड आ जाए और अगर डिड आ गया हो तो आप उसे हैड के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे, यानी कि डू डज आए तो डिड में बदल दें, डिड आए तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बदल दें। अब आगे देखिए, अगर इज़ेमार तीनों में से कोई एक आए तो आप उसको वॉज वर में बदल दें, ऑटोमेटिक टेंस चेंज हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर वॉज और वर इन दोनों में से कोई एक आए तो आप उसको हैड बीन में बदल दें, तो टेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। नेक्स्ट देखें, अगर कहीं पर हैज़ या हैव आया हो
तो उसे आप हैड में बदल दें तो आप देखेंगे टेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। उसके बाद आगे देखें, अगर सेंटेंस में विल आया हो तो आप वुड कर दें, टेंस चेंज हो जाएगा। आप शैल आया हो तो शुड कर दें, कैन आया हो तो कुड कर दें, और मे आया हो तो माइट कर दें। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद कर लेनी है कि इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स आए तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इस रिपोर्टेड स्पीच की जो साइक्रिया है इस कैटेगरी से हम उसके सामने वाली कैटेगरी में बदल देंगे तो आप देखेंगे टेंसेस परिवर्तन हो जाएगा। बच्चों अगर ये मैंने शॉर्ट ट्रिक ना यूज की होती तो आपको बहुत ही लंबी सी जो है टेबल बनानी पड़ती, 12 टेंसेस की, फिर 10 मॉडल्स की, और भी तमाम यूजेस की, तो आप ये समझ लो कि 2 पेज भर जाते। लेकिन मैंने क्या किया, चुनिंदा लाइनों में आपको सारे टेंसेस को एक ही साथ एडजस्ट कर दिए। तो आप टेंसेस के नाम से ना सीख करके किसको किस में बदलना है, उसकी जगह पर आप हेल्पिंग वर्ब से सीखें कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आए तो हमें उसे कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में बदल देना है। आपको टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर आपको रट्टा मार लेना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में बदली जाएगी जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब। और ये जो रूल है टेंसेस परिवर्तन, ये आपका कॉमन रूल है। कॉमन रूल बच्चों जो वो होता है जो सभी पर अप्लाई होता है। मैंने बताया था कि कुछ कॉमन रूल जो कि लगभग 4 हैं, और जो टेंसेस आप अलग अलग पढ़ेंगे जैसे असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, ऑपरेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, 5 कैटेगरी के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। उन सभी में अलग जो रूल्स आएंगे वो अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कॉमन रूल्स में 4 पढ़ेंगे तो 4 ये जो कॉमन है जो सभी पर लागू होंगे, और उनके रूल्स कुछ अलग अलग होंगे। जैसे सपोज असर्टिव में 4 रूल और पढ़ेंगे तो 4 ये और असर्टिव के 4 अलग, तो टोटल 8 रूल्स का यूज किया जाएगा। और बच्चों जो नरेशन है वो एक रूल्स का जाल है, कंफ्यूजन बहुत है। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से और कंटिन्यूसली और रेगुलरिटी के साथ में नहीं पढ़ा तो आप हमेशा नरेशन में उलझे थे और उलझे हैं और उलझे रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को ऑर्डर में रखें, सिस्टमेटिक बने। तो आपका जो है रूल नंबर 1 हो गया जिसमें टेंसेस परिवर्तन आपने करना सीख लिया। अब कौन से टेंसेस परिवर्तन नहीं करने हैं उसको भी देख लें। आप देख लें कि अगर किसी सेंटेंस में हैड दिया होगा तो वो नो चेंज यानी कि बदलेगा नहीं। नो चेंज यानी कि बदलेगा नहीं, यानी कि हैड का हैड रहेगा, सेम का सेम, सेम का सेम रहेगा। शुड आए, नो चेंज, नहीं बदला जाएगा। इन सारे निशान का मीन्स जो सिंबल है, पंक्चुएशन, इसका मीन्स है कि नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, सभी की जगह पे नो चेंज। तो शुड का नो चेंज, मस्ट का नो चेंज, बदला ही नहीं जाएगा। कुड का नो चेंज यानी कि कुड का कुड रहेगा। माइट का नो चेंज यानी कि माइट का माइट रहेगा। आउट टू का नो चेंज यानी कि आउट टू का आउट रहेगा। इट मीन्स ये सारे इनमें से कोई भी आए इनको बदलना नहीं है, सेम का सेम रखना है। इसीलिए इसके आगे लिखा है नो चेंज और उसका सिंबल दिया है नो चेंज का। ये बदले ही नहीं जाते, सेम के सेम रहते हैं। आप देखेंगे एक अकेले में सारा एडजस्ट हो गया, वरना आपको क्या करना पड़ता, आपको करना पड़ता कि पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, इस तरीके से कई सारे आपको लिखने पड़ते। लेकिन एक से सब क्लियर हो गया कि जिसमें हैड आया हो तो नो चेंज, हैड बीन आया हो तो नो चेंज। तो ये था बच्चों रूल नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा कॉमन रूल। एक कॉमन रूल हो गया, अब हम लिखेंगे दूसरा कॉमन रूल। और दूसरे कॉमन रूल में बच्चों हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्द जो निकटता को दर्शाते हैं, और निकटता को दर्शाते हैं, और जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले जाते हैं तो उन शब्दों का अर्थ के साथ साथ, भाव के साथ साथ उन शब्दों का रूप भी बदल जाता है। इट मीन्स वो शब्द बदल जाते हैं। तो कैसे बदल जाते हैं, लेट मी राइट डाउन, जरा लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। पहले लिख लूँ। तो बच्चों कॉमन चेंजेस में जो नंबर 2 जो रूल है वो ये है
कि 2 नंबर में निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, यानी कि ऐसे शब्द जो निकटता को दर्शाते हैं और निकटता को दर्शाते हैं तो उन शब्दों को भी डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम उन शब्दों को भी बदल देते हैं। चलिए देखते हैं। आप देखेंगे कि जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदलेंगे तो अगर उस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में निकटता सूचक शब्द दिए गए हैं, निकटता सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं जरा देखें। दिस, इट, हेयर, दीज, हैंड्स, हिदर, एगो, कम, इसी प्रकार से ये टेबल रही है। ये निकटता सूचक है। तो निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उसको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो वो किस तरह से बदलते हैं। अगर वहाँ पर दिस और इट आया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर दैट हो जाएगा, और हेयर आया है तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर देयर हो जाएगा। कब, जो कॉमन रूल पीछे बताया था कि जब सेंटेंस कुछ इस तरह से दिया हो, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज माई मदर, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो सेंटेंस है जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका कोई भी, ये जो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है उस सेंटेंस में आपका कोई भी निकटता सूचक शब्द दिया गया हो और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, तभी मैंने लिखा है एक तरफ डायरेक्ट एक तरफ इनडायरेक्ट, एक तरफ डायरेक्ट एक तरफ इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट में ये है तो इनडायरेक्ट होने पर आप ये कर दो, जब डायरेक्ट में ये है तो इनडायरेक्ट होने पर ये कर दो। इसलिए आप इस पूरी टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और इनको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लें और इनको रट्टा मार दें। कुछ चीज़ों का रट्टा मारना पड़ता है बच्चों, तो इसलिए आप याद रखें कि डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो दिस और इट होने पर आप दैट कर देंगे, हेयर का देयर कर देंगे, दीज का दोज हो जाएगा, दीज जो है वो दोज में चेंज हो जाएगा, हैंड्स का देंस हो जाएगा, हिदर का दिधर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा। यहाँ पर कम का गो, यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, वो ये कि अगर कम का गो जब होता है जब स्थान चेंज हो जाता है, स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर, अगर स्थान बदल गया तो, अगर स्थान बदल गया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर अगर कम आया है इस रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ पर बच्चों जो मैंने लिखा है ये जरूरी नहीं है कि शी इज़ माई मदर ही आए, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आ सकता है, किसी भी कैटेगरी का आ सकता है और यहाँ पर इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है। तो इनमें से कोई शब्द आए जो कि निकटता सूचक हो तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दें जो मैंने आपको बताए, और अगर कम आया हो तो आपको गो में बदलना है, परंतु अगर स्थान बदल गया है तो अगर सेम स्थान रहा तो नहीं बदलता। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको रूल के मुताबिक पहले ये बताए गए सारे रूल्स आपको लिख कर रट लेने हैं। उसके बाद जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सरसाइजेस जब करेंगे तो इन सारे रूल्स का जो कॉमन रूल्स आप 4 पढ़ने जा रहे हैं, इन कॉमन रूल्स का और अलग अलग सेंटेंसेस में आपको अलग अलग रूल्स और पढ़ेंगे, उन सब का जब यूज़ एक साथ करेंगे तो बाई प्रैक्टिस आप नरेशन सीख सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो से या एक क्लिप से या एक एक्सरसाइज से कभी भी आप नरेशन नहीं सीख सकते। अगर नरेशन आपको सीखनी है तो हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ नरेशन के वीडियोस सभी जितने भी पार्ट्स बने 1 2 3 4 5 6 8 तक बनाएंगे, आपको सभी पढ़ना है, तभी आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपको नरेशन आई, वरना आपको नरेशन नहीं आने वाली, क्योंकि इनका जो आपस में है ना वो इंटरबाइंड है, एक दूसरे से सब लिंक्ड हैं। जब तक आपने क्रमवार सीरियल वाइज नहीं देखा तब तक आपको तैयार नहीं होगा। चलिए दूसरी वाली टेबल देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिया हो, मतलब इस सेंटेंस में कहीं पर टुडे दिया हो तो आप उसको कर दें दैट में। अगर इस सेंटेंस में कहीं पर टुनाइट दिया हो तो दैट नाइट। मतलब ये सारे ऐसे ही हैं कि अगर यहाँ पर इस सेंटेंस जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इस सेंटेंस में अगर इसमें से कुछ भी दिया हो तो बदल कर इनडायरेक्ट स्पीच में उसके सामने वाला आपको मैंने बताया उसको कर दें। ठीक उसी प्रकार से अगर इस सेंटेंस में टुनाइट दिया है, टुडे दिया है तो दैट डे कर दें, टुनाइट दिया है तो दैट नाइट कर दें, अगर टुमारो दिया है तो द नेक्स्ट डे,
यस्टरडे दिया है तो क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे दिया है द फॉलोइंग डे, द लास्ट नाइट दिया है द प्रीवियस नाइट, और अगर द लास्ट डे दिया है द प्रीवियस डे आपको कर देना है। तो बच्चों ये था कॉमन चेंजेस का रूल नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। पहले अब मिटा लेते हैं और अगला रूल नंबर लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। बच्चों रूल नंबर 3 में अब हम पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस का परिवर्तन जो कॉमन चेंजेस में आता है। तीसरा जो कॉमन चेंज है वो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या है। पर्सनल प्रोनाउंस ये आपके सामने लिखे हुए हैं टेबल के रूप में। टेबल के रूप में लिखना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि आपको ये जो चेंजेस करना पड़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस में, जब तक कि आप इस टेबल को नहीं समझते तब तक आप अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। तो इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम समझाते हैं, आपको समझें। सबसे पहले ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन्हें 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है और 3 केसेस में डिवाइड किया गया। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। और वैसे ही इसे 3 कैटेगरी के पर्सन्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड किया गया। अब हम दोनों ही कैटेगरी से बात को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं पर्सन्स को, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है, तो आप देखेंगे कि ये जो सामने जो फर्स्ट पर्सन दिया है इसमें दिए गए ये 6 पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, यानी कि आई, वी, मी, अस, माई और अवर, ये 6 फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। जबकि सेकंड पर्सन में कौन कौन है आप देखेंगे, यू है, दूसरा वाला यू जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, और योर है, ये क्या है, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। और बाद बाकी बच्चे 4 ये क्या है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। और सूत्रों के मुताबिक ये जो इट है, इट, इट्स, इट्स, ये पर्सन्स में रखा भी नहीं जाता, एक्सेप्शन है ये। तो ये जो है वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और लास्ट में ये बचता है थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन में डिवाइड हुआ। अब जरा आप समझें कि जो प्रोनाउंस परिवर्तन का रूल है वो प्रोनाउंस परिवर्तन का रूल आपके सामने ये लिखा है। क्या लिखा है, 123/सन, ये फार्मूला डिज़ाइन किया गया है। तो देखो 123/सन से आप कैसे समझेंगे, यहाँ पर ये जो एक है, एक से आशय है फर्स्ट पर्सन, यानी कि एक, यानी कि 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक समझ गए होंगे। अब जरा नीचे आते हैं। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। तो आपको याद रखना है 123/सन, 123 123/सन। तो 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। सन में एस सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट और एन नो चेंज। अब जरा इस रूल का हमारे इस नरेशन से क्या ताल्लुक है देखते हैं। ताल्लुक ये है कि अगर कभी सब्जेक्ट की जगह पर, किसकी जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर अगर फर्स्ट पर्सन दिया हो, सब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन दिया हो। अब कैसे सब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन दिया हो तो आप समझेंगे। तो देखो सेंटेंस हमने लिखा, शी सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर फ्रेंड। तो कहने का मतलब ये कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो इस वाले सेंटेंस में जो कि रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच में यदि कहीं पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हो मतलब इन में से कोई एक, आई, वी, मी, अस, माई, अवर, इस वाले सेंटेंस में इन 6 में से कोई एक दिया हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि उस फर्स्ट पर्सन को आपको, वो जो फर्स्ट पर्सन है उसको आपको किससे बदलना है, सब्जेक्ट से। और किसके सब्जेक्ट से, यानी कि इस आई को इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट से। इससे क्या आशय हुआ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई सेंटेंस
दिया हो और उसमें इन 6 में से यानी कि फर्स्ट पर्सन का कोई एक प्रोनाउन दिया गया हो तो आपको किससे बदलना है? तो आपको बदलना है रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच है और वो वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। अगर थ्योरी के मुताबिक समझेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलते हैं, जिसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि यदि इन 6 में से कोई भी प्रोनाउन आया हो तो आप किससे बदलेंगे? आप बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। आपको इन 6 को, आई को, वी को, मी, अस, माई, अवर, इन 6 को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलना है और इन 3 को जो कि सेकंड पर्सन है यू, 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 इनको जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलना है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से आपको बदलना है ऑब्जेक्ट से। और बच्चों जबकि ये जो है थर्ड पर्सन, ये सभी जो हैं वो कैसे रहेंगे? नो चेंज। अब एक बार फिर समझें कि यदि सेंटेंस में मैं आपको मिटाकर, पहले आप इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ऊपर मैं थोड़ी सी स्पेस बना लूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए समझाते हैं। तो बच्चों ये सेंटेंस है आपके सामने जो डायरेक्ट स्पीच का है। इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ज़रा आप कुछ रूल्स को समझ लें। सबसे पहले ये वाला जो सेंटेंस है बच्चों, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच आपको याद करना पड़ेगी कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये वाला जो है वो आपका है रिपोर्टेड स्पीच। अभी मैं लिखता हूँ रिपोर्टेड स्पीच। अब आप यहाँ से समझेंगे कि यदि इस वाले सेंटेंस में जो कि रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच में से इन 6 में से यानी कि आई, वी, मी, अस, माई, अवर, इन 6 में से कोई भी एक शब्द हो इस वाले सेंटेंस में, तो आपको इसके सब्जेक्ट से बदलना है। वही यहाँ पर लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलते हैं किनको? इन 6 को। होंगे इनमें, बदले इसके सब्जेक्ट से जाएंगे। कैसे? जैसे हम आई को बदलें इसमें यू में। अगर यहाँ पर आई की जगह पर इनमें से कोई भी होता तो हम यहाँ के दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते। यही बात अप्लाई होती है दूसरे पर भी। अगर इस सेंटेंस में कहीं पर भी यू, यू, योर दिया होता, इट मीन यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक दिया होता। मान लो सपोज कोई भी दिया होता, जैसे चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने आई मे टॉक टू यू, तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी कि यू, यू, योर, इन तीनों में से कोई भी जब इस सेंटेंस में दिया हो तो आपको इसको ऑब्जेक्ट में बदलना है। वही लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं किनको? यू, यू और योर को। और लास्ट बचती है थर्ड थिंग। क्या? ये है थर्ड पर्सन। ये रहते हैं नो चेंज, यानी कि इस वाले सेंटेंस में अगर इन 12 में से कुछ आता है तो आपको कुछ बदलना नहीं पड़ता, उन्हें सेम टू सेम रहने देना होता है। तो ये बच्चों ये था तीसरा नियम। अब जरा इसी के साथ आप एक चीज़ और समझ लें कि ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच, तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो आज आप इस बात को दिमाग से निकाल दें। क्या?
जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज वाला वाक्य होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जबकि जो बाहर का सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ऐसा क्यों है? रिपोर्टिंग स्पीच सूचना देने वाले, सूचना पाने वाले, रिपोर्टेड स्पीच दी गई सूचना होता है। अच्छा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इनकी भी कैटेगरी में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? इसका जो सब्जेक्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, सॉरी रिपोर्टेड सब्जेक्ट, इसको कहते हैं रिपोर्टेड सब्जेक्ट। और इसकी जो वर्ब होती है उसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों उसे कहते हैं रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, यानी कि इस वाले जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है उसे रिपोर्टेड सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर भी कहते हैं। और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसे रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपको अगर ये नहीं मालूम तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इसलिए रट्टा मार लें किसको क्या कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और इसकी जो वर्ब है वो हो जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, जो आपको याद करनी है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको याद करना है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो आपको याद करना है। आपके और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम आपको अच्छे से दोबारा एक फिगर बनवा देते हैं ताकि आप उस फिगर को नोट कर लें और इन चीज़ों को अच्छे से रट लें, याद कर लें। जस्ट वेट अ मिनट। सेंटेंस मैंने लिखा, आई सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी इज माई सिस्टर। तो बच्चों आपको इस पूरे सेंटेंस को समझना है। सबसे पहला कि ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है ये वाला सेंटेंस, जबकि ये दूसरा सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। बच्चों ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं याद करोगे कौन से सेंटेंस को क्या कहते हैं, कौन से सेंटेंस का क्या नाम है, कौन सा जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और कौन सा जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें देखते हैं, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये आपको फिगर बना लेना है। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ये आपकी ठहरी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये ठहरा आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये सब आपको लिख लेना है और याद भी कर लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं याद करेंगे तो आगे जितने भी रूल्स आएंगे उन रूल्स में इनका नाम लिया जाएगा। ऐसे नाम लिया जाए, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में ये हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को इस तरह से बदल देते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को इस तरह से बदल देते हैं या उसके अनुसार बदलते हैं। तो ये शब्द बार बार आने हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा बच्चों। इसका हो जाएगा रिपोर्टेड सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रिपोर्टेड वर्ब में आएंगी, और ये हो जाएगा बच्चों रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपको इतना फिगर बना लेना है, इतना याद करना है। क्या इतना याद करना है कि नंबर 1 आपको ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, नंबर 2 ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट्स यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और रिपोर्टेड स्पीच के भी 3, 1 2 एंड 3। तो आपको ये सब रट लेना है। तो ये रहा आपका एक फिगर और, जिसको आप ड्रॉ कर लें।
बना लें और इनको रट्टा मार लें। आज की इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपको रटना पड़ेगा। अब रह गई लास्ट पॉइंट और लास्ट कॉमन चेंजेस जो एक एक्सेप्शन के रूप में है। तो बच्चों अब है नरेशन में चौथा नंबर रूल कॉमन चेंजेस का। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉमन चेंजेस में 4 रूल आते हैं, तो अब आप पढ़ने जा रहे हैं चौथा यानी कि 4th नंबर, जिसमें है परिवर्तन में अपवाद। ये चौथा वो नियम है जो कॉमन चेंजेस में आता है और सभी पर अलाउ होता है। क्या है कि परिवर्तन में अपवाद, परिवर्तन में जो चेंजमेंट किए जाते हैं, जैसे टेंस का परिवर्तन, कुछ शब्दों का परिवर्तन, प्रोनाउंस का परिवर्तन, इन्हीं परिवर्तनों में कुछ अपवाद हैं। अपवाद मतलब आप समझें, यानी कि नहीं होते, अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं? नंबर 1 देखें, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है देखें। जैसे मैंने कहा शी सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम अ डॉक्टर। जैसे एक सेंटेंस ये रहा। दूसरा लिखा आई विल टेल, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम कमिंग। अगला सेंटेंस बच्चों लिखा शी सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर मैड। यू आर मैड। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, कौन सी स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि ये वाला सेंटेंस, ये वाला, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर ये वाला सेंटेंस जिसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अगर ये प्रेजेंट में है, जैसे कि सपोज शी सेज टू मी, ये प्रेजेंट में है, ये है प्रेजेंट। आई विल टेल या आई विल से ज़्यादा बेहतर है आपको समझाने की दृष्टि से, आई विल से, तो ये फ्यूचर में है। और ये वाला आई सैड, ये पास्ट में है। तो बच्चों यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो क्या होता है? तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। ध्यान से सुने, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेंगे, मतलब एम को वॉज या वर में नहीं बदलेंगे, यानी कि इस वाले टेंस का, सेंटेंस का टेंस नहीं बदला जाएगा। ये फ्यूचर है, अगर ये फ्यूचर है तो इसको हम नहीं बदलेंगे, ये पास्ट है तो हम इसको बदलेंगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि जब टेंस पास्ट होता है, जो कि ये है, जब पास्ट होता है तब हम इस वाले सेंटेंस को, जो कि रिपोर्टेड स्पीच है, तो हम उसको बदल देते हैं और पास्ट होने के कारण उसे भी पास्ट में ही रख देते हैं। यानी कि ये वाला पास्ट है तो अब इसे भी पास्ट करो, प्रेजेंट हो तो पास्ट करो, और अगर पास्ट है तो उसका भी पास्ट करो, यानी कि ये पास्ट तो ये भी पास्ट में होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में दिया गया जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से ये वाला स्टेटमेंट पहले का होता है, इसलिए वो और ज़्यादा पास्ट में हो गया, इसलिए टेंस परिवर्तन आता है। तो इस वाले सेंटेंस का टेंस परिवर्तन जब करेंगे, जब ये वाला पास्ट है, ये वाला पास्ट, तो ये भी हो जाएगा पास्ट में। ये वाला अगर फ्यूचर है तो इसमें नो चेंज, ये वाला अगर प्रेजेंट है तो नो चेंज। वही बात इस पहले रूल में बताई गई है कि अगर ये सेंटेंस या तो प्रेजेंट हो या इसकी तरह फ्यूचर हो, तो इस वाले सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होगा, इस वाले सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा, जबकि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो उसका टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है उसका पास्ट में चेंज कर दिया जाएगा। जो पीछे रूल आप पढ़ चुके हैं उन सारे रूल्स को ध्यान में रखकर। अब अगला रूल देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे दिया गया सेंटेंस जो कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक ऐसा सच जो ब्राह्मणिक सत्य है। ब्राह्मणिक सत्य जैसे सूरज पूरब से उगता है, सूरज ऊर्जा प्रदान करता है, सूरज धूप प्रदान करता है,
चांद रात में निकलता है, तारे रात में निकलते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो भी यहाँ के जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसका टेंस नहीं बदला जाता, फिर चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, और चाहे इसकी तरह पास्ट में हो। प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर तीनों में से किसी में हो, आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का टेंस नहीं बदला जाएगा। और अगला है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिट का बोध हो, आदत को दर्शाया गया हो, तो आदत जब दी हो तो भी नहीं बदलना है। तो ये आपके 3 एक्सेप्शंस हैं, स्क्रीनशॉट लें, लिख लें। और आपने जो 4 कॉमन यूजेस यानी कि कॉमन चेंजेस आपने लिखे हैं, इन सबको रट लें। इन सब का यूज़ आपको करना पड़ेगा जब आप रट चुके होंगे और आप 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो आप 5 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ेंगे असर्टिव। उन असर्टिव में ये चारों आपको कॉमन यूजेस लगाने हैं, इंटेरोगेटिव में भी लगाने हैं, इम्परेटिव में भी, ऑप्टेटिव में भी और एक्सक्लेमेटरी में भी। तो आज का ये वीडियो बच्चों आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस वीडियो को नहीं पढ़ा और इसमें मैंने जो भी स्क्रीनशॉट्स लेने को बताए और उनको कॉपी पे नोट डाउन करने को बताए, अगर आपने ऐसा नहीं किया और उनको याद नहीं किया, तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको जो मिनिमम 5 या 6 मिलेंगी आपको पढ़ने को, उसमें आपको असर्टिव सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बताए जाएंगे, इंटेरोगेटिव को बदलना बताया जाएगा, इम्परेटिव को, ऑप्टेटिव को और एक्सक्लेमेटरी को। उनको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए पहले इस फर्स्ट वीडियो को, फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें कि मैंने कॉमन यूजेस को, कॉमन चेंजेस को बताया है, उनको आप याद करें, उनको लिखें और अच्छे से तैयार करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएगी, जो कि इसके बिना अधूरी रहेगी। दैट्स इट।